हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल मंथन स्मार्ट क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश की स्मार्ट क्लास, जिसमें मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊँगी। प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। प्रोनाउन क्या है और उसके काइंड्स क्या हैं। देखिए, प्रोनाउन आर वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये सभी को पता है, प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं। हमारा सब्जेक्ट होता है मोहन, तो मोहन के लिए लड़का है, उसके लिए अगर हम ही लेके आएंगे तो ही हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज कर दिया हमने, सिंपल सी बात है। बट देखते हैं कि प्रोनाउन होते कितने टाइप्स के हैं और इनका यूज कैसे होता है। तो आज मैं आपको रूल्स, इस पे बेस्ड रूल्स सिखाऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोनाउन हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन देखते हैं, जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तब उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, कर्ता एंड कर्म, ठीक है। पर प्रोनाउन इज यूज्ड इन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, लाइक शी, ही। देखिए, शी, देखते हैं, शी, ही, यू, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। दे, योर, वी, इट। अब मैं आपको समझाती हूँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में इसका कैसे यूज करते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस हमने लिया, एक सेंटेंस हमारा है, शी बॉट अ पेन फॉर हर, ठीक है। ये देखिए एक सेंटेंस है, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, शी। इसका यूज किस प्रोनाउन का यूज किया, पर्सनल प्रोनाउन का। किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। बॉट अ पेन फॉर हर, अब हर क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया, शी का ऑब्जेक्ट हो गया। उसी को प्रोनाउन को हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो रूप में, दो तरीके से हमने उसको यूज किया। शी को हर कर देंगे, हर में कन्वर्ट किया, वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो गई। और शी को शी रखेंगे, नाउन की जगह पे कोई भी नेम था, उस नेम की जगह हमने शी यूज कर लिया, तो शी हमारी क्या है, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया एंड हर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। देखते हैं इसके यूजेस कैसे होते हैं। यदि किसी वाक्य में सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है तो उनका क्रम 2, 3, 1 होता है, यू, ही एंड आई। देखिए, जब हम एक साथ कई प्रोनाउन का यूज करते हैं, एक सेंटेंस है उसमें एक प्रोनाउन ना यूज होके 2 या 3 प्रोनाउन का यूज है, तो आप ये समझेंगे कि किस प्रोनाउन के साथ कौन सी प्रोनाउन हम फर्स्ट लाएंगे, फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन लाएंगे कि सेकंड पर्सन की लाएंगे कि थर्ड पर्सन की लाएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट हमारी प्रोनाउन के पर्सन्स कितने होते हैं, कितने पर्सन्स की प्रोनाउन होती हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन कौन सी होती है, आई, वी। फर्स्ट पर्सन आई, वी में आ जाता है। सेकेंड पर्सन की प्रोनाउन हो जाती है यू, यू में सेकेंड पर्सन होता है। एंड थर्ड में हम ले आते हैं ही, शी, इट, दे, वन। ये हमारे 3 पर्सन होते हैं प्रोनाउन के। तो ये 3 पर्सन्स की प्रोनाउन हो गई। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकेंड यू, थर्ड ही, सी, इट, दे, वन, एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस आया हमारे पास, एक सेंटेंस है यू, ही एंड आई। अब आपने ये सेंटेंस देखा और आपने सोचा इसमें तो 3 प्रोनाउन का यूज हो गया है, तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोनाउन किस जगह पे हम रखने पे वो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। कौन सी प्रोनाउन हम पहले लाएं, फर्स्ट पर्सन की। क्या आपको ये, जैसे कि फर्स्ट पहले आता है, सेकेंड उसके बाद और थर्ड, तो आपने सोचा फर्स्ट पर्सन की पहले ले आए, सेकेंड पर्सन की उसके बाद और थर्ड पर्सन की उसके बाद, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट पर्सन हमारा पहले आए, उसके बाद सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। इसका एक रूल होता है। देखिए क्या होता है, जब सिंगुलर प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है, जब अलग अलग प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है, तो कैसे हमारी आती है प्रोनाउंस, फर्स्ट आती है हमारी सेकेंड पर्सन, फिर आता है थर्ड पर्सन एंड फिर आता है फर्स्ट पर्सन। देखिए, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। अभी आपको क्या लग रहा था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एक रो से चलती रहेगी और हमारी प्रोनाउन वैसे यूज हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। एक रूल इसको लर्न कर लीजिए, 2, 3, 1। 2, 3, 1 का एक रूल होता है।
जो हमारी जब भी सिंगुलर प्रोनाउन आएंगी और पॉजिटिव सेंटेंस होगा हमारा, क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, नॉट का यूज नहीं होगा, निगेटिविटी नहीं शो कर रहा होगा, कोई नकारात्मकता उसमें शो नहीं हो रही होगी, तो हमारा कौन सा बेस, कौन सा रूल आएगा, 2 3 1 का रूल आएगा। तो 2 हमारी सेकेंड पर्सन की प्रोनाउन क्या है, यू, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही एंड फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन आई। तो देखिए ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल भी इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है। और वर्ब अगर आप समझ रहे हैं इसके साथ वर्ब कौन सी यूज करते हैं, तो वर्ब आप प्लूरल ही यूज करेंगे। ये कोई इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा कि आपने यू के अकॉर्डिंग लगाई वर्ब, की ही के अकॉर्डिंग लगाई या आई के अकॉर्डिंग लगाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वर्ब क्योंकि एक से ज्यादा प्रोनाउन का यूज हुआ है उस सेंटेंस में, एक से ज्यादा प्रोनाउन है, इसलिए हम एक से ज्यादा वर्ड्स के लिए, एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स के लिए प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो ये वर्ब हमारी कौन सी यूज हो गई, प्लूरल वर्ब यूज हो गई, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिविटी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं, 3 सब्जेक्ट्स नहीं है, 3 प्रोनाउन नहीं है, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, जैसे देख लिया फर्स्ट नहीं है सिर्फ सेकेंड थर्ड है, या सेकेंड नहीं है फिर सिर्फ फर्स्ट और थर्ड है, उसमें भी यही रूल काम करेगा, यही रूल बेस उसका यही क्लियर रहेगा। अगर आपका सेकेंड पर्सन नहीं है तो आप 3 1 का यूज कर लीजिए, 3 नहीं है तो 2 1 का यूज कर लीजिए, 1 नहीं है तो 2 3 का यूज कर लीजिए, लेकिन उसी रो में पॉजिटिविटी दिखाने के लिए उसी रो में सेंटेंस को हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही चीज आ गई, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं है सेंटेंस में, यू एंड ही आर वर्किंग इन द गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है, यू एंड ही हो गया है। यू और ही के लिए अब क्या हो गई, ये सेकेंड पर्सन की प्रोनाउन है हमारी, ये थर्ड पर्सन की प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन नहीं दिया हुआ है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो भी पर्सन्स दिए हुए हैं उनका हम राइटली यूज करेंगे पॉजिटिविटी के सेंस में। देखते हैं यदि वाक्य में प्लूरल प्रोनाउंस का प्रयोग किया गया तो उनका क्रम 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड रहेगा। देखिए ये बहुत इजी है, जब भी नकारात्मकता शो होती है, ठीक है, जब भी हम प्लूरल प्रोनाउंस का यूज करते हैं, प्लूरल मतलब वी हो गई, यू हो गई, दे हो गई, ये प्लूरल प्रोनाउंस हैं, इनका यूज जब भी करेंगे तो इनका यूज करने के लिए हमें रूल चेंज कर देना पड़ेगा। ये बहुत ही इजी रूल है, ये रूल है हमारा 1 2 3 का। बस इसमें आपको कुछ याद ही नहीं करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन जो रो वाइज आता है उसी को आपको समझना है कि 1 2 3 का रोल लगेगा रूल। देखिए वी प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है, यू हमारी प्लूरल प्रोनाउन है, वी कौन सा पर्सन में आता है, आई वी फर्स्ट पर्सन में, यू सेकेंड पर्सन में, यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, थर्ड पर्सन नहीं है, 2 पर्सन्स हैं, और कौन सी बात है कि प्लूरल प्रोनाउन आ गए हमारे। प्लूरल प्रोनाउन के लिए हमने क्या यूज कर लिया, फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन, वी एंड यू कैन लिव इन दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देख लीजिए वी यू एंड दे, तीनों पर्सन्स का यूज है, और तीनों पर्सन्स हमारे कैसे हैं, प्लूरल पर्सन्स हैं, प्लूरल पर्सन्स हैं। वी हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इज दे। तीनों को कैसे यूज किया, प्लूरल में यूज किया। तो जब प्लूरल नाउन की बात होने लगी, एक से ज्यादा प्लूरल नाउन्स हैं या नकारात्मकता शो हो रही, निगेटिविटी शो हो रही है, तो वहां पे हम रूल चेंज करके 1 2 3 रूल चेंज यूज करेंगे। और जहां हमारी पॉजिटिविटी शो हो रही है और सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, सिंगुलर दी गई हैं, जैसे ही शी यू आई ये सब हैं, तो इनके साथ क्या यूज करेंगे, इनके साथ 2 कौन सा रूल हम यूज करेंगे, 2 3 1 का रूल यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वी यू एंड दे कैन परचेज अ कार। देखिए जब भी कोई भी निगेटिविटी किसी सेंटेंस में हो, मैंने अभी आपको बताया नकारात्मकता हो, कोई भूल हमको स्वीकार करनी हो, कोई दोष लगा हो, ऐसे सेंटेंसेस हो, तब भी हम कौन सा रूल यूज करते हैं, 1 2 3 का रूल यूज करते हैं, तब 2 3 1 का रूल हम नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें प्रोनाउन, एक से ज्यादा प्रोनाउन है तो हमें कैसे यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव केस। देखिए कैसे केस होते हैं, अब आप देख लीजिए नॉमिनेटिव में हमारे कौन कौन से आते हैं। नॉमिनेटिव मतलब जिसको हम सब्जेक्टिव में रखते हैं, सब्जेक्ट में, कर्ता में रखते हैं। जब हम कर्ता में यूज करते हैं, इनको हम सब्जेक्ट में रखते हैं, तो हमारे यूज होता है आई वी यू ही शी इट दे। मैंने अभी आपको बताया आई वी हमारा किस में हो जाएगा, आई वी हो जाएगा फर्स्ट पर्सन में, यू हो जाएगा सेकेंड पर्सन एंड ही शी इट दे आर थर्ड पर्सन्स, ओके।
अब इसका हम चेंज करेंगे, आई का ऑब्जेक्ट हम क्या कर देते हैं, मी कर देते हैं, और वी का अस कर देते हैं। फर्स्ट पर्सन में ये चेंजेस हो गए, यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका कोई चेंज नहीं होता। सेकेंड पर्सन हो गया हमारा, ही का हिम करेंगे, शी का हर होता है, इट का इट ही रहता है, दे का देम में चेंज हो जाता है। तो ये हमारे थर्ड पर्सन की प्रोनाउन हो गई, थर्ड पर्सन, ठीक है, ये हमारी थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हो गई। अब पजेसिव केस जब बनाएंगे, पजेसिव मतलब मेरा, हमारा, तुम्हारा, जब संबंध कारक दिखाएंगे, संबंध दिखाएंगे, तब हम क्या यूज करते हैं, तब कौन से प्रोनाउन का यूज होता है। देखिए आई के साथ मी ऑब्जेक्टिव केस में, पजेसिव केस में माई एंड माइन का यूज होता है। वी के लिए आवर एंड आवर्स का यूज होता है, ये फर्स्ट पर्सन हो गया हमारा। सेकंड पर्सन देखिए, यू के लिए योर एंड योर्स का यूज होता है, योर एंड योर्स का यूज होता है, ये सेकंड पर्सन हो गया। पजेसिव संबंध दिखाने के लिए तुम्हारा, ठीक है। ही के लिए हिज हो गया, शी, हर एंड हर्स उसका, उसकी, इट का इट्स हो जाएगा, दे का देयर एंड देयर्स उनका, उनके, ठीक है, इनका यूज करते हैं। तो ये हमारे कौन से हो गए पजेसिव केस, ये हमारे थर्ड पर्सन के पजेसिव केस हो गए, ये थर्ड पर्सन के पजेसिव केस हो गए हमारे, ठीक है। तो जब भी हम इनको यूज करेंगे, नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस, इसको कर्ता के रूप में यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस मतलब कर्म कारक होता है, ऑब्जेक्ट में जब हम पीछे ले जाते हैं उसको सेंटेंस के, तो ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं। पजेसिव केस जब हमें किसी को संबंध बताना होता है उससे, कि ये मेरा है, तुम्हारा है, उसका है, उनका है, उनकी है, ये संबंध में बताते हैं, तब हम पजेसिव केस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हमने कौन सी पढ़ी थी अभी, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ ली, आई, वी, अस, इनका यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस में। अब हम आते हैं अपनी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है, जब किसी प्रोनाउन के अंत में सेल्फ और सेल्फ्स जुड़ा होता है तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है, सेल्फ्स, ठीक है। जब सेल्फ और सेल्फ्स ऐड कर देते हैं तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ एंड देम सेल्फ्स, ठीक है। ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स को ऐड करते हैं। अब देखते हैं इनका यूज कैसे करना है, ठीक है, इनका यूज देखते हैं कैसे होता है। फॉर्म्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब देख लीजिए ये भी आप नॉमिनेटिव केस में और रिफ्लेक्सिव केस में कैसे यूज होती है, उनको रिफ्लेक्सिव में कैसे चेंज करेंगे। नॉमिनेटिव हमारी होंगी, सब्जेक्टिव होंगी, अभी मैंने आपको बताया सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव क्या होता है, जो कर्ता के रूप में यूज होती हैं। उसको जब हम पजेसिव में, रिफ्लेक्सिव में चेंज करते हैं, रिफ्लेक्सिव में तो कैसे चेंज करते हैं, आई है, आई को हम माई सेल्फ में चेंज कर देंगे, ठीक है। वी आवर सेल्फ्स, क्योंकि ये प्लूरल होता है तो सेल्फ्स यहाँ पे हो जाएगा। यू जब सिंगुलर की बात करेंगे तो योर सेल्फ रहेगा, और जब प्लूरल के लिए चेंज करेंगे तो योर सेल्फ्स करेंगे, VES का यूज करेंगे इसमें। ही के साथ हिमसेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ एंड दे के लिए देम सेल्फ्स का यूज करेंगे। देम सेल्फ्स इसलिए क्योंकि ये प्लूरल के लिए आता है, सिंगुलर के लिए नहीं, इसलिए सेल्फ की जगह हम सेल्फ्स का यूज कर देंगे। तो अभी तो आपने देखा कि ये यूज कैसे करेंगे, इसको चेंज कैसे करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, रिफ्लेक्सिव केस में कैसे चेंज करेंगे, नॉमिनेटिव केस को रिफ्लेक्सिव केस में कैसे चेंज करेंगे। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना सीखिए। अब कैसे करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। अब कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती हैं, ऐसी कंडीशन भी होती हैं जब हम अपने नॉमिनेटिव केस को रिफ्लेक्सिव केस में चेंज करते हैं। आई के साथ माई सेल्फ ऐड करेंगे, वी के साथ अवर सेल्फ ऐड करेंगे। कब करेंगे, किन सब जगहों पे, जब ये वर्ड्स होंगे इंजॉय, रिजाइन, अवेल, absent, अप्लाई, रेवेंज बदला लेना, एक्सर्ट, इंट्रोड्यूस, बिजी, प्राइड, एड्रेस, प्लूम, ये वर्ब्स के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब ये वर्ब्स कैसी होती हैं, ये वर्ब्स जब किसी सेंटेंस में आएंगी तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, नॉमिनेटिव केस में उसको नहीं रखेंगे, नॉमिनेटिव केस से हम उसको चेंज करके रिफ्लेक्सिव केस में रखेंगे। कैसे देखते हैं, वर्ड है शी absents herself। अब देखिए शी के साथ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस क्यों लगा हुआ है, रिफ्लेक्सिव केस हमने क्यों कर दिया, शी का हर सेल्फ क्यों किया, हर क्यों नहीं किया,
क्योंकि यहाँ पे वर्ड हम ले आए कौन सा, अब्सेंट। मैंने अभी आपको बताया ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव केस में प्रोनाउन का यूज करते हैं। शी absents herself from the class every day, तो शी के साथ रिफ्लेक्सिव केस कौन सा हुआ, कौन सी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई, herself। नेक्स्ट देखते हैं he prides himself on his style, तो वर्ड आया हमारा prides और he के साथ रिफ्लेक्सिव केस कौन सा होता है, himself, ठीक है। she availed वर्ड आया और she के साथ herself अभी आपने देखा था। he enjoyed वर्ड आया हमारा enjoyed, देखिए इसमें है, मैंने आपको बताया ये वर्ड्स होंगे तो हम इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। enjoy है, enjoyed कर दिया, इसलिए he के साथ himself का यूज कर दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारी क्या हो गई, himself, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम तब करेंगे जब ये सारी वर्ड्स होंगी, ये कोई भी वर्ड्स, इनमें से कोई भी वर्ड्स उस सेंटेंस में होगी तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं ये आप समझ गए होंगे, नॉमिनेटिव केस को रिफ्लेक्सिव केस में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारी इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होती है देखते हैं, जब किसी वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को जोरदार बनाने के लिए, उन पर जोर देने के लिए प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स का प्रयोग किया जाता है, उसे इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। देखिए मैंने अभी आपको यही समझाया, किसका यूज बताया था रिफ्लेक्सिव में सेल्फ और सेल्फ्स का यूज बताया। अब आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, अब आप देख रहे हैं इम्फेटिक प्रोनाउन में भी यही यूज होता है, सेल्फ और सेल्फ्स का, लेकिन दोनों की सिचुएशन, कंडीशन और दोनों का प्लेस चेंज हो जाता है। किस लिए यूज होगा, वहां पे तो इसलिए यूज होता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्योंकि वो जो वर्ब्स थी वो वर्ब जब आएंगी तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज कैसे करेंगे, जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को जोरदार बनाने के लिए। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे जोर दे रहे हैं, वो सेंटेंस पढ़ के हमको समझ में आ जाएगा कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे जोर दिया जा रहा है। जब उस पे फोकस किया जाए, उस पे ज्यादा जोर दिया जाए, तब हम इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। राम हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। किस पे फोकस किया जा रहा है, कौन मिस्टेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राम स्वयं में, खुद में, राम स्वयं ही मिस्टेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। राम मिस्टेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो राम हिमसेल्फ, राम के साथ हिमसेल्फ आया इम्फेटिक प्रोनाउन। और ज्यादातर ये जो इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं ये तुरंत सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट आ जाते हैं, सब्जेक्ट के साथ आ जाते हैं मोस्टली, कुछ एक आध होंगे जो बाद में आ जाएंगे, लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ्स का मेन यूज ये होता है कि हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं, तो या तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद रखा होगा या जस्ट ऑब्जेक्ट के बाद ये इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हुआ होगा, ठीक है। द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स डिड द वर्क। अब ये यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, द स्टूडेंट्स। मैंने अभी आपको बताया कि फोकस हम करेंगे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे जोर देंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, द स्टूडेंट्स, और उसके साथ हमने कौन सी इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज कर दिया, देमसेल्व्स, क्योंकि प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है इसलिए हमने देमसेल्व्स कर दिया। सी कुक्स फूड हरसेल्फ, जैसे कि सेंटेंस है, सी कुक्स फूड हरसेल्फ, ठीक है। किसको यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है, किस पे ज्यादा जोर दिया गया है, शी पे। शी क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, अभी बताया सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, ऑब्जेक्ट है फूड। किस पे जोर दिया गया, इसमें सब्जेक्ट पे, हरसेल्फ। तो इस पे फोकस किस पे किया गया, एक आध ऐसे होते हैं मैंने आपको बताया जिसमें लास्ट में आ जाएगा इम्फेटिक प्रोनाउन, वरना ज्यादातर क्या होता है सब्जेक्ट के साथ ही इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इस पे जोर किस पे दिया जा रहा है, शी कुक्स फूड हरसेल्फ, वह खाना पकाती है स्वयं। किस पे जोर दिया जा रहा है, शी पे, सी पे फोकस किया जा रहा है, सब्जेक्ट पे फोकस किया जा रहा है कि वो स्वयं खुद ही खाना पकाती है, इसलिए वहां पे हरसेल्फ का यूज कर दिया गया, इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज कर दिया गया, ठीक है। इसी का एक और हो जाएगा, शी हरसेल्फ। अगर ये हम लिख देते हैं, सी हरसेल्फ कुक्स फूड, ये भी बहुत बिल्कुल सही हो जाएगा सेंटेंस हमारा। कैसे सही हो जाएगा, शी के बाद जस्ट हमने सब्जेक्ट के बाद उठा के इम्फेटिक प्रोनाउन रख दिया, शी पे हम जोर दे रहे हैं, शी वह पे जोर दे रहे हैं, वह स्वयं खाना पकाती है, कुक्स फूड जो भी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है या थिंग्स है, जो भी है, जो भी पकाती है, तो उसके साथ हमने किस पे फोकस कर दिया, हर सेल्फ पे फोकस कर दिया, ठीक है, हर सेल्फ पे फोकस किया, इम्फेटिक प्रोनाउन हम हर सेल्फ ले आए हैं। देखते हैं नेक्स्ट,
इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब हमारी कौन सी प्रोनाउन आ गई? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है लास्ट वीडियोस में। इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, जो निश्चित ना हो, जिसके बारे में हमें बिल्कुल डेफिनेटली ना पता हो कि ये इतनी ही मात्रा में है या इतने ही नंबर में है या कितने लोग हैं, डेफिनेटली हमको नहीं पता है। इनडेफिनेटली हम अनुमान लगा रहे हैं, एक गेस कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा चीज़ें हैं वहाँ पे, तब उसको इनडेफिनिट बोलते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसका यूज़ कैसे होता है? जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग किसी अनिश्चित संज्ञा के लिए, भी मैंने बताया अनिश्चित होता है, अनिश्चित संज्ञा के लिए किया जाता है तो उसे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। देखिए, ऑल, सम, वन, नोबडी, समवन, एनीवन। अब इसमें क्या हो रहा है? निश्चित तो बताया नहीं जा रहा है। ऑल मतलब सारे, ठीक है। कितने हैं? नहीं पता, निश्चित नहीं पता, डेफिनिट नहीं पता। सम कुछ, वन एक, नोबडी कोई भी नहीं, समवन कोई एक, एनीवन कोई एक, ठीक है। अब इसमें क्या है? अनिश्चितता का पता चल रहा है। इंडेफिनिट प्रोनाउन है, उसका पता चल रहा है हमको। डेफिनेट नंबर नहीं पता चल रहा है, कितने हैं, क्या है, कितने लोग हैं, कितनी वस्तुएं हैं, कितनी बातें हो रही हैं, कुछ भी नहीं पता है हमको। डेफिनेट नंबर नहीं पता है, इसलिए इंडेफिनिट नंबर का यूज करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन ये हमारी होती है। अब इनका यूज देखते हैं क्या होता है। हम वन एक ऐसा सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसके लिए सदा वन सेल्फ या वंस का ही यूज होगा। वन जो होता है वो किसी एक के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो कॉमन है, ये नहीं पता है कि वो मेल है कि फीमेल है, इसलिए उसके साथ हिज, हर ये प्रोनाउन का यूज हम नहीं करेंगे। उसके साथ वन सेल्फ या वंस का ही यूज करते हैं, ठीक है। यूज देख लीजिए, अपने इंडेफिनिट प्रोनाउन के यूजेस देख लीजिए क्या है। सम वेंट टू दिल्ली। सम अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। समवन हैज स्टोलन माई पेन। समवन कोई, किसी ने। ऑल हैव ज्वाइंड एन ऑर्गेनाइजेशन। सबने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंट किया, तो ऑल आ गया। वन मस्ट माइंड वंस ओन हाउस। अभी मैंने आपको बताया वन के साथ कौन सा प्रोनाउन, कौन सा ऑब्जेक्ट में यूज होगा? वंस, ठीक है। पजेसिव कैसे आएगा यहाँ पे? वंस। संबंध इसका वंस होएगा, हिज या हर ओन हाउस नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे ये सेंटेंस लिख देते हैं, वन मस्ट माइंड हिज ओन हाउस या हर ओन हाउस, ये ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं हम पजेसिव केस में, तो क्या ये सेंटेंस हमारा करेक्ट रहता है? बिल्कुल भी करेक्ट नहीं रहता, क्योंकि वन है, सब्जेक्ट क्या है हमारा? वन का यूज हुआ है, और हमने ऑब्जेक्ट क्या यूज कर दिया वहां? पजेसिव केस क्या यूज कर दिया? हिज और हर, जो कि मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे तो कॉमन है, यहाँ पे बता नहीं रहा है वन कौन है, कॉमन है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम हिज और हर को हटा के इसके रिप्लेस करके वंस करेंगे, ठीक है। ये पजेसिव केस ले आएंगे, वंस, वन की जगह वंस का यूज करेंगे, हिज हर का यूज नहीं करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तथा एम्फेटिक प्रोनाउन में अंतर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद में तथा एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के पूर्व किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। सेंटेंस था शी कुक्स फूड हरसेल्फ, ये सेंटेंस था। देखिए एम्फेटिक है कि रिफ्लेक्सिव है, मैंने अभी आपको समझाया था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एम्फेटिक प्रोनाउन में अंतर ये है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो वर्ब के बाद में यूज होता है, वर्ब हमारी ये थी कुक्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने यहाँ पे यूज किया तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। और जब भी हम वर्ब अपने सब्जेक्ट पे जोड़ देंगे या ऑब्जेक्ट पे जोड़ देंगे तो वो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। इसको हम अगर कन्वर्ट कर देते हैं, शी हरसेल्फ कुक्स फूड, तो हरसेल्फ हम कहाँ ले आए? जस्ट वर्ब के पहले, बिफोर वर्ब ले आए। ये वर्ब है और ये हमारा क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन ज्यादातर यूज कहाँ होंगे? वर्ब के पहले, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव सबको पता है, प्रश्नवाचक, ठीक है। अब प्रश्नवाचक प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, ये देखते हैं। जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है तो उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है।
प्रश्न का बोध, प्रश्नवाचक है तो प्रश्न ही पूछा जाएगा कि वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न का पता हमको चल रहा है, इसलिए वहां पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। ये वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? विच, हु, whom, what, whose, ये वर्ड्स होते हैं बहुत सारे। WH वर्ड्स होते हैं, WH वर्ड्स को इंट्रोगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, जो WH से स्टार्ट होते हैं। अब हमारा सेंटेंस क्या है? व्हाट इज योर नेम, सिंपल सा सेंटेंस है, व्हाट से स्टार्ट है तो हमने क्या समझ लिया? व्हाट इज योर नेम, तो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है। अब ये WH से स्टार्ट हुआ। हु हैज ही कॉल्ड, ठीक है, उसे किसने बुलाया? हु हैज ही कॉल्ड, तो हु आया, WH वर्ड है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, WH वर्ड से स्टार्ट है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हमारा। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो WH वर्ड्स हैं और जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो होते हैं, एक तो होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर। ईच अदर, वन अनदर। अब इसका यूज कहाँ पे होता है और इसका यूज कैसे करते हैं देखते हैं। ईच अदर और वन अनदर एक दूसरे के साथ में जब बातें हो रही होती हैं या एक दूसरे के साथ काम हो रहे होते हैं, कार्य हो रहे होते हैं, क्रियाएं हो रही होती हैं, तब यूज करते हैं। लेकिन ये देखते हैं इन दोनों का यूज में डिफरेंस, इन दोनों के यूज में क्या है। ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है, सिर्फ वहां पे दो लोग होंगे, और वन अनदर किसके लिए यूज किया जाएगा? जब दो से ज्यादा लोग होंगे, दो से ज्यादा लोगों के बीच में कोई भी कार्य हो रहा है, कोई बातचीत हो रही है, तब हम वन अनदर का यूज करते हैं, ठीक है। ईच अदर, वन अनदर। देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। द टू बॉयज क्वेरल्ड विद ईच अदर, दो लड़के आपस में लड़े थे, ठीक है, लड़ाई की थी आपस में। क्या बता दिया गया यहाँ पे? टू है, सिर्फ दो संख्या दे दी गई, टू हैं, दो लड़के हैं, तो जब दो हैं तो ईच अदर का यूज हो गया, ठीक। नेक्स्ट है दीज टू बर्ड्स लव ईच अदर, टू बर्ड्स लव ईच अदर, दो चिड़िया एक दूसरे को प्यार करती, तो दो की बात हो गई, टू की बात हो गई, इसलिए यहाँ पे भी हमने ईच अदर का यूज कर दिया, ठीक है। टू की बात हो गई इसलिए हमने ईच अदर का यूज कर दिया। अब देखते हैं वन अनदर का यूज कैसे होगा। वन अनदर जब बहुत सारे होंगे तब यूज होगा। देखिए सेंटेंस है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लव वन अनदर। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लव वन अनदर, ठीक। अब यहाँ पे ब्रदर्स और सिस्टर्स बता दिया गया, भाई और बहनें, ठीक है। कई सारे भाई हैं और कई सारी बहनें हैं, एक दो की बात सिर्फ नहीं हो रही है, एक भाई और एक बहन की बात नहीं हो रही है। वन अनदर, वन अनदर इसलिए हो गया कि एक दो से ज्यादा है, यहाँ पे दो से ज्यादा की बात हो रही है, इसलिए वन अनदर का यूज हो गया, ठीक है। दो की बात करेंगे तो हम ईच अदर का यूज करेंगे, और दो से ज्यादा के लिए जब हम यूज करेंगे तो वन अनदर का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी आपने पढ़ा होगा, सडन फीलिंग्स जिसमें आती है, ठीक है। सडन, विस्मयादि बोधक सर्वनाम, ठीक है, जिसमें सडन फीलिंग्स आती, किसी चीज को देख के या सुन के या उसको फील करके सडन अचानक हमारे मुंह से जो भी वर्ड्स निकलते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। देखिए व्हाट हाउ का प्रयोग आश्चर्य के भाव को अभिव्यक्त करे। आश्चर्य यानी कि एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं हम, सडन फीलिंग्स आ जाती है हमारी, तो उसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन वहां पे फीलिंग यूज होंगी एक्सक्लेमेशन में, इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है, ये मार्क होता है, इसका यूज होता है, ठीक। व्हाट यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। अब किसी से हम कुछ पूछ रहे हैं, अचानक से हमने पूछा क्या तुम उसे जानते हो, अचानक से हमारे मुंह से क्या निकला, क्या, ठीक है, क्या निकला, व्हाट निकला, तो हमने सडन फीलिंग हमारी क्या आई, हमें पता है कि वो उस दूसरे इंसान को, दूसरे व्यक्ति को नहीं जानता है, लेकिन जब हमें जैसे ही पता चलता है कि कोई है वो दूसरे पर्सन को जान रहा है, तो हम उसे अचानक से हमारे मुंह से क्या निकलेगा, क्या तुम उसे जानते हो। अचानक से सडन फीलिंग हमारी क्या निकली, सडन फीलिंग हमारी निकली व्हाट, क्या। तो जब इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होगा तो ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में यूज होंगे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, व्हाट यू डोंट नो हिम।
अब हमें पता है कि कोई है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को जान रहा है, लेकिन जब अचानक से हमको पता चला कि वो उस व्यक्ति को नहीं जानता है, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट, यू डोंट नो हिम, क्या तुम उसे नहीं जानते हो? हमें पता था, हम लोग को पता था कि वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जान रहा है, लेकिन जब अचानक से फीलिंग आई, सडन फीलिंग का पता चला, तब हमने बोला व्हाट, यू डोंट नो हिम। सडन फीलिंग आ गई, आश्चर्य के भाव में, सरप्राइज के भाव में हमने बोला, इसलिए उसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन बोलेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगता है इनमें। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब अलग अलग, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक या एक भी नहीं व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में सेंटेंस में एक या एक से ज्यादा व्यक्ति आएंगे या वस्तुएं आएंगी, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि एक के बारे में भी बात हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। शो नहीं करेगा, बोध नहीं कराएगा कि एक या एक की भी व्यक्ति का बोध या वस्तु का बोध नहीं कराएगा, हमें नॉलेज नहीं मिलेगी उससे, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इनके वर्ड्स होते हैं आइदर, ईच, नाइदर, एवरीवन, नन। या तो प्रत्येक, कोई नहीं, प्रत्येक, नन माने कोई नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है। नाइदर ना तो ना ही, ठीक है। ऐसे वर्ड्स होते हैं, इनमें हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन से व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात हो रही है, बल्कि बात कई सारों के बारे में बात हो रही है, दो या दो से अधिक ही व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बात हो रही है, बट इससे क्लियर सेंस नहीं होता है, सेंस नहीं क्लियर होता है कि किस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात हो रही है हमारी, ठीक है। देखते हैं इसका यूज, देखते हैं। आइदर ऑफ दीज गर्ल्स, either of these girls has broken the jug, ठीक है। ये सेंटेंस हमने लिया और इसमें क्या सेंस निकल रहा है? either of these girls broken the jug in girls, सर 19 है। हाँ, 6 और है। हाँ, अभी 6 और है। इन लड़कियों में से कोई, ठीक है, इन लड़कियों में से किसी ने जग तोड़ा है, ठीक है। किसी, अब हमें पता नहीं चल रहा है कि इन दो में से, दीज मतलब कई सारी हैं, यहाँ पे दो की बात नहीं हो रही, कई सारी लड़कियां हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा आइदर इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐड हो गई है, तो ये हमें सेंस नहीं क्लियर हो रहा है कि इनमें से किस लड़की ने जग को तोड़ा है, ठीक है। किसी भी लड़की का नहीं पता चल रहा है, तो बताया आपको कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगी, बात होगी दो या दो से अधिक की, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि एक या एक भी व्यक्ति ने वो काम किया है कि नहीं किया है, या वस्तु वो आई है या नहीं आई है। आइदर ऑफ दीज गर्ल्स हैज ब्रोकन द जग, इनमें से किसी भी एक लड़की ने जग को तोड़ा है। अब कौन लड़की है ये हमें नहीं पता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज। देखिए, अब यूज भी आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। कैसे? निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है जब दो या दो से अधिक वस्तुएं या व्यक्तियों में से प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने के लिए ईच का प्रयोग करते हैं। देखिए, अभी आपको कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिससे किसी भी व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता है। अब ये है कि किसी दो सब सारे व्यक्ति वस्तुओं का पता चलता है, प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, ईच का यूज होता है वहां पे। ईच मीन्स होता है प्रत्येक है, ईच मीन्स क्या होता है? प्रत्येक होता है। ईच गॉट हिज टर्न, प्रत्येक ने अपना टर्न पाया, अपनी बारी आई, प्रत्येक की बारी आई, ठीक है। तो प्रत्येक, ईच माने अब सबकी बात हो गई, जितने भी लोग हैं वहां, ये हमें नहीं पता है कितने लोग हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं उन सबकी बात हो गई है वहां पे, ठीक है। सबकी बात हो गई, ईच की बात हो गई। ही ब्रॉट दीज बुक्स फॉर 40 ईच, यहाँ पे ईच हो गया। ही ब्रॉट दीज बुक्स फॉर 40 ईच, ठीक है। उसने ये बुक्स पाई, खरीदी थी, जो भी है, 40 ईच, हर बुक उसको 40 की ही मिली, प्रत्येक बुक उसने ली 40 की, तो प्रत्येक बुक की बात हो गई। ईच जो है वो बुक के लिए आ गया, यहाँ पे प्रत्येक बुक की बात हो गई। ईच का प्रयोग न्यूमरल के बाद किया जाना चाहिए, किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए आइदर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, आइदर ऑफ द, जब दो होंगे और वहां पे आइदर यूज होगा, ठीक है, दो में से आइदर यूज होगा, 2 बॉयज 2 गर्ल्स, तो वहां पे क्या होगा?
आइदर का यूज क्या बताएगा, एक, किसी एक ने काम किया है। जब दो हैं तो आइदर का यूज हमें क्या बताएगा, उन दो में से किसी एक ने किया है। और जब दो से ज्यादा हैं तब भी हमें यही पता चलेगा कि उन सब में से किसी एक ने काम किया है, बट ये नहीं पता चलेगा किसने किया है। ये नहीं क्लियर होगा, बट ये होगा कि किसी एक ने किया है। आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज रिसीव्ड हिज गिफ्ट, दो लड़कों में से किसी एक ने अपना गिफ्ट रिसीव किया है। ठीक है, अब ये नहीं पता किसने। आइदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज कम, दो लड़कियों में से कोई एक आई है, कोई एक लड़की आई है। ठीक है, नहीं पता कौन सी लड़की आई है, बट आइदर का यूज वहीं पे करेंगे जहां पे दो या दो से अधिक वस्तुओं में से किसी एक, ये वस्तु या व्यक्तियों में से किसी एक की बात होती है। फिर देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, संबंध बताएगा, रिलेशन बताएगा, रिलेटिव। ठीक है, जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य को जोड़ने के लिए किया जाता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। संबंध बताने के लिए, जोड़ने के लिए यूज करेंगे, ज्वाइन करने के लिए यूज करेंगे, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में उनका प्रयोग, ठीक है, सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, तब क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। रिलेटिव प्रोनाउन हमारी कौन कौन सी होती हैं, विच, हु, व्हाट, दैट, whom। ठीक है, ये हमारी रिलेटिव प्रोनाउन होती हैं। अब यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन देख लेते हैं। इन वर्ड्स का यूज कैसे करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का, संबंध कारक सर्वनाम का हम यूज कैसे करेंगे। हु, हुम का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए नहीं किया जाता। हु और हुम हमेशा सजीव, लिविंग पर्सन्स, लिविंग थिंग्स के लिए आता है। इनका प्रयोग व्यक्ति और सजीव वस्तु के लिए किया जाता है। हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में, हु का प्रयोग मैंने अभी आपको बताया था, सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस में हु का यूज करेंगे, और उसका जब ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ऑब्जेक्ट में यूज करना होगा कर्म में, तो हुम का यूज करेंगे। हुम का यूज ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। सेंटेंस देख लीजिए, यू आर लाइक राम हु हेल्प्स द पुअर, तुम राम को पसंद करते हो जो गरीब लोगों की सहायता करता है। अब हु किसके लिए आ गया, राम के लिए। राम क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, तो हु हमने किसके लिए यूज किया, सब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस में हमने हु का यूज कर लिया। फिर देखते हैं, दिस इज द बॉय हुम ऑल फेथ, ये वही लड़का है जिस पे सब विश्वास करते हैं। हुम हमारा बॉय के लिए आया, बॉय हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में हमने हुम का यूज किया। ऑब्जेक्टिव केस में हुम का यूज हो गया। ठीक है, विच और हुज का प्रयोग निर्जीव वस्तु और एनिमल्स के लिए किया जाता है। विच और हुज का यूज प्रयोग हम निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए करते हैं। देखते हैं, द पेन विच आई ब्रॉट टुडे इज यूजफुल, पेन क्या है, नॉन लिविंग है, और विच किसके साथ आया, नॉन लिविंग के साथ बताया गया। द डॉग हुज कलर इज ब्लैक इज हियर, डॉग क्या है, एनिमल है, एनिमल के लिए बताया हुज या विच का यूज करेंगे, तो डॉग के साथ हमने हुज का यूज कर लिया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा यूज ऑफ प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं, दैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है, और इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के लिए किया जाता है। अब देखिए, दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है। दैट का यूज सिंगुलर, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए दैट का यूज करेंगे, बट और सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज करेंगे। जैसे कि You have done the work that you agree, that का यूज किसके लिए हो गया, वर्क के लिए, नॉन लिविंग के लिए। और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल तो है नहीं। वर्क को कभी हम वर्क्स नहीं करते, सिंगुलर में यूज करते, तो दैट का यूज हमने सिंगुलर पे किया, वर्क के लिए किया। सीता हैजंट रीड द बुक दैट, अब दैट का यूज किसके लिए आया, बुक के लिए आया, यहाँ भी नॉन लिविंग है। ठीक है, यहाँ भी सिंगुलर है, तो दैट के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर प्रीपोजिशन लानी है तो हम लास्ट में लेके आएंगे, दैट के पहले प्रीपोजिशन कभी नहीं आती है। राम नोज द होटल दैट शी लिव्स इन, दैट है, दैट के पहले हमेशा कोई नाउन आएगी, कोई सब्जेक्ट आएगा, कोई भी थिंग आ सकती है, और प्रीपोजिशन कहाँ पे आएगी, सबसे लास्ट में। फिर उसके बाद में हम यूज करेंगे, दैट के बाद में प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। प्रीपोजिशन का यूज हम दैट के बाद करेंगे। दिस इज द हाउस दैट राम टोल्ड यू अबाउट, अब अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है, अबाउट प्रीपोजिशन है जो दैट के बाद आई है। तो दैट का यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज करते हैं। किसी सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग हु या विच की अपेक्षा अधिक अच्छा माना गया है। सुपरलेटिव डिग्री मतलब EST,
जब किसी को हम सबसे अच्छा या सबसे खराब बताते हैं। सुपरलेटिव डिग्री तब यूज होती है जैसे कि रिच है और इसको हमने रिचेस्ट, सबसे अमीर कहना है, तो हम इसमें EST ऐड करके इसको सुपरलेटिव डिग्री में यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैट का यूज करिए, भले वो पर्सन हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। हु विच की अपेक्षा उसमें दैट का यूज ज्यादा अच्छा रहता है। सेंटेंस है राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज दैट। देखिए अब यहाँ पे बॉयज है लिविंग पर्सन, लिविंग है, बट हमने यहाँ दैट का यूज इसलिए कर दिया क्योंकि बेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री हमारी आई है। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे दैट का यूज कर दिया। यू आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट क्या आया? सुपरलेटिव डिग्री। ग्रेटेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट के साथ भी दैट का यूज किया जबकि लिविंग थिंग थी, ठीक है। सेम और सच के बाद एज या दैट का प्रयोग किया जाता है, हु या विच का प्रयोग नहीं किया जाता है। सेम या सच वर्ड्स आएंगे तो हम एज का यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, ठीक है, हु विच का यूज नहीं करेंगे। माई पेन्स आर सेम एज योर्स, सेम आया, मेरे पेन सेम है जैसे कि तुम्हारे, तो हमने यहाँ पे एज का यूज किया, यहाँ पे दैट का यूज किया, एज का यूज किया। माई कॉपी सेम एज, तो सेम के साथ एज का यूज होगा, हु विच ये सब यूज नहीं होंगे, सेम के साथ हम एज का यूज करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको जितने भी रूल्स पढ़ाए हैं उसमें ये लास्ट रूल है। तो स्टूडेंट्स वीडियो देखिए और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कितना समझ में आ रहा है या आप उससे रिलेटेड कुछ और भी नॉलेज चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, और सब्सक्राइब करिए। और अगर आप हमारे पेड ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं, पेड ग्रुप में ऐड होकर हमारे इंग्लिश के लेक्चर्स को सुनना चाहते हैं या उससे ऐड होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा एक नंबर है, उससे ऐड होकर आप हमारे पेड ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। नंबर है हमारा 9335268901। इस नंबर पे ऐड होके आप हमारे पेड ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट रूल देखते हैं अपना। लास्ट रूल है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में निकट या दूर के नाउन का बोध करने के लिए, सबसे पास या सबसे दूर के नाउन का बोध करने के लिए होता है, तब हमारी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। दिस दैट का यूज क्या करेंगे? दिस और दैट का यूज हम किसके लिए करते हैं? दिस दैट का यूज करते हैं नियर। दिस का यूज करेंगे नियर के लिए और दैट का यूज करेंगे फार, दूर की चीज के लिए, ठीक है। और दीज का यूज हम किस लिए करते हैं? दीज भी होता है नियर के लिए, और दोज का यूज करते हैं हम दूर की चीज के लिए। तो ये हमारी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती हैं जिसमें हम पास की और दूर की वस्तुओं के बारे में या व्यक्तियों के बारे में बताते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका, दिस इज अ कॉपी, ठीक है, दिस इज अ कॉपी, यह एक कॉपी है। तो यहाँ पे क्या बताया गया? पास में है ना, नियर है, जब पास में है तभी तो हम बोलेंगे दिस इज अ कॉपी, और जब वो दूर है तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज अ कॉपी। जब वो हमसे दूर है, दूर की वस्तु के बारे में बताना है हमको, तब हम दैट इज अ कॉपी का यूज करते हैं। वहां पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारी क्या यूज हो गई? दैट हो गई, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।